हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपने क्लास 9 के चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.3। उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके 10 के 10 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। सेट्स का ये वाला एक्सरसाइज करने से पहले आपको जरूर से सेट के टॉपिक्स आने चाहिए, जो कि मैं आपको बता दूं कि आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपके आनी चाहिए, तभी जाके आप एक्सरसाइज 1.3 समझ पाएंगे। तो अगर आपने पहले के टॉपिक्स को मिस किया है या आपको नहीं आते हैं, तो आपको सबका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक से जाके प्लेलिस्ट को के जरिए वो सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और अपने पहले क्वेश्चन से हम लोग 1.3 से यहां पे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक आसान सा क्वेश्चन है। सिंपली हमें दो सेट्स दे रखे हैं और उनका पूछा हुआ है हमें यूनियन, यानी कि हर पार्ट के लिए हमें यूनियन बताना है। और यूनियन का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया है, यूनियन का मतलब और होता है, यानी कि ए और बी या फिर ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है, ए में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, बी में भी जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे आपको लिख देने चाहिए। तो यानी कि अगर आपका सेट ए और सेट बी का यूनियन कर दूं तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 1 2 3 और 7 और 9 आ जाएगा। याद रखिए, अगर कोई एलिमेंट दो बार रिपीट कर रहा है तो सेट में उसको एक ही बार लिखा जाता है, क्योंकि सेट का मतलब ही क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये फर्स्ट का पार्ट हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड में देख लीजिए, ए यूनियन बी आपका बनेगा, यहां पे हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो ये आपका ए यूनियन बी आ जाएगा सेकेंड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट के लिए अगेन आसान सा है, ए यूनियन बी। ए में कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5, और सेकंड में कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो यहां पे देख लीजिए 5 नहीं आ रहा है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। देख लीजिए दोनों सेट में हमारा 5 एलिमेंट नहीं है, तो यूनियन में भी 5 नहीं आ सकता, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेता हूं पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 कहता है ए यूनियन बी। याद रखिए, मैंने आपको बताया था फाई का यूनियन किसी भी सेट के साथ करते हैं तो सेम टू सेम आ जाता है, यानी कि इसका आंसर बी के बराबर ही होगा। यानी कि किसके बराबर होगा, बी आपका सेट है 2√2 -1 और 0। तो ये आपके आंसर देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। यूनियन था, यूनियन का मतलब और भी होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की बात, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 2 में आपको पूछा है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब भाई ध्यान रखिए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है यानी कि आपको दोनों में कॉमन ढूंढना है। तो फर्स्ट सेट में देख लीजिए कौन सा हमारे पास दोनों में कॉमन है, तो एक ही दिख रहा है हमें, दैट इज 1,2 आंसर हो जाएगा हमारे पास। सेकंड में देख लीजिए, सेकंड पार्ट में कहता है कॉमन देखने के लिए, तो आप देख सकते हैं दोनों के एलिमेंट्स में, दोनों के सेट में कोई भी हमारा एलिमेंट जो है वो कॉमन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए यहां पे हमारा 5 आ जाएगा। 5 मतलब एम्प्टी सेट हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन। नेक्स्ट में देख सकते हैं आपको दो एलिमेंट्स कॉमन दिख रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में आपको ए कॉमा टी देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ए और टी बनेंगे आपके कॉमन एलिमेंट्स। और लास्ट वाला पार्ट की बात करूं तो यहां पे देख लीजिए हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स सच दैट एक्स इज एन नेगेटिव इंटीजर। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो दूसरा वाला सेट है वो पहले का क्या बन रहा है, सबसेट बन रहा है। तो आपके पास आंसर आना चाहिए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेगेटिव इंटीजर। याद रखिए, अगर हमारे पास दो सेट में से दूसरा सेट जो पहले वाले का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा, तो आंसर में याद रखिए सबसेट ही आता है। यह प्रॉपर्टी सब मैं आपको वेन डायग्राम की पढ़ा चुका हूं पिछले वाले वीडियोस में। अगर आपने मिस किया है तो जरूर से जाके उसको देखिए थ्रू द प्लेलिस्ट, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल रखा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये थे हमारे पहले दो क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा है कि कौन सा हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स होंगे और कौन से वाले डिसजॉइंट सेट्स यहां पे नहीं होंगे। तो देखिए, पहला मैं पार्ट लिख भी देता हूं आपको सो दैट क्लियर हो जाए। एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, और दूसरा जो हमारे पास कहता है एंड एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो देख लीजिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल होते हैं, यानी कि 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, ये सारे 2 और 3 के टेबल में आते हैं, यानी कि हमारे पास ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो दोनों में
they have common elements. Since they have common elements, they have common elements. मैं reasons भी लिख रहा हूं, आप reasons avoid कर सकते हैं यहां पे. और common like कौन कौन से होंगे, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, इस तरह से इनके पास कॉमन एलिमेंट्स आते हैं. इसलिए हमारे पहले दो सेट्स जो है वो डिसजॉइंट नहीं कहलाएंगे. आई होप ये क्लियर आपको. सेकंड में आप देख सकते हैं भाई दोनों में कुछ भी कॉमन हमें नहीं दिख रहा. पहला सेट है e पाई रूट 2 एंड यू कैन से 0, और सेकंड हमारे पास है e है देन स्क्वायर पाई बाय 2 रूट 3 और 1. सो यस दीज आर डिसजॉइंट सेट्स. तो यस दीज आर डिसजॉइंट. और लास्ट आखिरी वाला पार्ट कहता हूं x such that x is a real number, x such that x is a real number. और जो दूसरा है हमारे पास उसमें कहता है x such that x is an irrational number. तो याद रखिए भाई, अगर मैं इनकी वेन डायग्राम बनाता हूं तो आपको पता है रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर आते हैं इर्रेशनल और रैशनल. तो यानी कि यहां पे ये एक दूसरे के सबसेट है. तो नो, दीज आर नॉट डिसजॉइंट, दीज आर नॉट डिसजॉइंट. यू कैन क्लियरली सी कि एक दूसरे का क्या बन रहा है, हमारे पास सबसेट बन रहा है. तो ये डिसजॉइंट नहीं हो सकते हैं. आई होप ये आपको रीजन के साथ सारे क्लियर हो चुके होंगे. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहां पे एंड अप होता है. नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. ओके, तो माफ करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में से छूट गया है. तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा है a माइनस बी. तो a माइनस बी का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए सेट a है, ये सेट b है, तो इस वाले रीजन को बोलते हैं a माइनस बी. जो a के अंदर तो आता है, मतलब कि a में से आपको a इंटरसेक्शन b वाला एरिया क्या करना है, माइनस कर देना है. यानी कि a में से कॉमन वाला एरिया माइनस कर देंगे तो आपको पीछे a माइनस बी बचेगा. ये बच्चा आपका a माइनस बी. फर्स्ट पार्ट में कहता है, देख लीजिए आपके पास a में से वो एलिमेंट काट दीजिए जो b के अंदर आ रहे हैं. यानी कि आपके पास अगर 1, 3, 5 और 8 आ रहा है, इसमें से वो एलिमेंट्स काट लीजिए जो बी में भी आ रहे हैं. तो बी में देख लीजिए हमारे पास कौन कौन सा आ रहा है. बी में हमारे पास आ रहा है 8 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो ये कट जाएंगे. यानी कि a माइनस बी का आंसर आ जाएगा 1,5. आपको ये वाला स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं, आप सीधा ये लिख सकते हैं. तो पहले का आंसर हो जाएगा 1,5. ओके, सेकेंड पार्ट में देख सकते हैं आप a माइनस बी. तो देख लीजिए सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं a के सारे एलिमेंट्स b में आ रहे हैं, तो आपके पास एक भी नहीं बचेगा. यानी कि 308 है हमारे पास. तो 308 ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे बी में भी आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे कट जाएंगे. यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा, तो यानी कि आ जाएगा 5. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ये लिखने की जरूरत आपको नहीं है, आप सीधा ये वाला आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की बात करता हूं. पूछा है a माइनस बी. तो देख सकते हैं भाई ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे पास बी में आ रहे हैं वो काट दीजिए a में से. तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है क्योंकि a और b दोनों हमारे पास डिसजॉइंट है. यानी कि इसका आंसर a के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2,6. और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज यहां पे a इंटरसेक्शन b क्या था, 5 था. इसलिए हमारे पास आंसर क्या आया, सेम टू सेम आ गया. ठीक है, ये रीजन आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको सीधा a माइनस बी पता होना चाहिए. ठीक है, कि हमारे पास ऐसा क्यों आया. तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 4 भी एंड अप होता है. नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसकी वेन डायग्राम ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखी है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन है. वेन डायग्राम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो मैं जस्ट पार्ट से आप लिख देता हूं. तो सबसे पहला पार्ट हमें कहता है हमें चाहिए a डैश. तो a डैश का मतलब आप जानते हैं, a डैश का मतलब होता है a कॉम्प्लीमेंट. और a कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो सारे एलिमेंट आप लिख दीजिए जो a के अंदर नहीं आ रहे हैं. तो a के अंदर जो नहीं आ रहे हैं वो पीछे बचे सारे लिख दीजिए. तो आपके पास आ जाएगा 2, 3, 6, 9, 7, 10 एंड 13. ये सब एलिमेंट्स आ जाएंगे. 2, 3, 6, 9, 7, 13 और 10, या 10 और 13 आप जिस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, आई होप ये क्लियर. नेक्स्ट आपसे पूछता है बी डैश. तो बी डैश का मतलब भाई जो बी में नहीं आ रहे हैं वो सारे लिख लीजिए. तो सबसे पहले आएगा 1, 11, 8, 6, 9, 10, 7 एंड 13. ये आ जाएंगे. ठीक है, सिर्फ आपको 4, 2, 5, 3 को छोड़ के बाकी सारे लिख देने हैं. आई होप ये क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास आता है, देख लीजिए ध्यान से, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट. तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो a इंटरसेक्शन b में आ रहे हैं उनको छोड़ के बाकी सारे लिख लीजिए. तो a इंटरसेक्शन b में देख लीजिए 4, 5 आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारे लिख लीजिए. तो आपके पास आएगा 1, 11, 8, 2, 3, 6, 9, 10, 7 एंड 13. फिर से बता रहा हूं, a इंटरसेक्शन b में आपके पास 4 और 5 आ रहे हैं, आपको 4 और 5 को छोड़ के बाकी सारे लिख देने एलिमेंट्स, तो आपके आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ, दैट इज योर a कॉम्प्लीमेंट.
यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, यानी कि इसका आंसर भी सेम आएगा, यही आएगा जो हमने ऊपर वाले पार्ट का निकाला, क्योंकि हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़े हैं, ये हमारे डी मॉर्गन्स लॉ से दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिफ्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी इसका मतलब है ए बी सी तीनों में जो कॉमन है वो आपको एक ही एलिमेंट मिल रहा है, दैट इज 5। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देख लीजिए, इसको थोड़ा ध्यान से करता हूं मैं, सबसे पहले ए का लिख देता हूं। तो देख लीजिए, ए आता है 1 11 8 4 और 5। ठीक है, आराम से स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। बी यूनियन सी मतलब बी और सी में जो दोनों आ रहे हैं वो सारे लिख लीजिए। तो 4 2 5 3 8 6 और 9 ये सारे आ रहे हैं हमारे पास। अब इनमें से कॉमन देख लीजिए कौन कौन सा है। तो 1 यहां पे नहीं आ रहा, तो 1 नहीं आ सकता। 11 आपका नहीं आ रहा, 8 दोनों में आ रहा है तो 8 आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट 4 भी दोनों में आ रहा है तो बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, और 5 भी दोनों में आ रहा है तो दोनों में देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8 4 5 इसका आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर है, जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन था और आपको प्रॉपर्टी सारी मालूम होनी चाहिए, स्पेशली ये थर्ड और फोर्थ जो थी वो आपस में इंटर रिलेटेड थी डी मॉर्गन्स लॉ के जरिए। तो आई होप क्वेश्चन 5 आपको क्लियर। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो अगेन एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। वेन डायग्राम आपको ऑलरेडी दे रखी है, आपसे पूछता है हमें ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b नॉट। इसको वेन डायग्राम से करना, तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। तो LHS का मतलब है a माइनस बी, तो सबसे पहले a एलिमेंट लिख देता हूं और b एलिमेंट लिख देता हूं। a में देख लीजिए आपके पास आ रहे हैं 1 8 6 5 एंड 13, और b में आपके पास आ रहे हैं 5 13 2 3 और 7। a माइनस बी का मतलब होता है a में से वो काट दीजिए जो b में भी आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 5 और 13 कट जाएंगे तो पीछे बचेगा 1 8 6, तो ये आपकी आ गई LHS। इसी तरह हम RHS निकालेंगे और RHS कहती है a इंटरसेक्शन b नॉट। तो सबसे पहले a लिख देता हूं, a आपने पहले भी लिखा था 1 8 6 5 13, और b कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो b में नहीं आ रहे हैं, तो b में नहीं आ रहे हैं वो है 1 8 6 और 4 6 9। इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे यानी कॉमन देख लीजिए दोनों में से, तो आ रहे हैं 1 8 6, तो इसको डाल दीजिए नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमने देखा LHS इक्वल टू RHS हो गया है, तो हेंस प्रूफ हमने कर चुका है। ठीक है, बहुत आसान से आप देख सकते हैं इसको ध्यान से वीडियो को पॉज करके। ठीक है, एडवांस के स्टूडेंट्स है इसलिए थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन कम दे रहा हूं। आई होप ये आपको चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब है रिमेनिंग हमारे 4 क्वेश्चंस, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हमारी सेट थ्योरी से रिलेटेड, यानी कि सेट से रिलेटेड। ओके, चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे 7 की, और जो कि एक हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है सेट्स पे। तो देख लीजिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहता है। क्वेश्चन में हमारे पास कहता है, फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 85 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर मॉक टेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड 75 ऑप्टेड फॉर अ मॉक टेस्ट इन साइंस। तो देख लीजिए भाई, टोटल परसेंटेज आपको पता है 100 होता है, और अगर मैं मैथ्स और साइंस वाले को कर लूं तो यहाँ पे देख लीजिए मैथ्स के लिए मैं m यूज करता हूं, तो मैथ्स वाले भाई हमारे पास 85% स्टूडेंट है, और वहीं हमारे पास साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास 75%। अगर आप दोनों को प्लस कर देते हैं तो देख लीजिए दोनों को प्लस करके आपका 100 से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब भाई हमारे पास दोनों सेट्स डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट तब होते हैं अगर दोनों को हम प्लस करके 100 से छोटा आता तो उसको हम डिसजॉइंट कहते हैं, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट हमें क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमारा मैथ्स के लिए स्टैंड कर रहा है, ये हमारा साइंस के लिए स्टैंड कर रहा है। अब सबसे पहली बात, इस रीजन को मैं ए मान लेता हूं, उसको बी मान लेता हूं, उसको सी मान लेता हूं। अगर आपने पहले के वीडियो देख रखे हैं तो आपको पता होना चाहिए, जो ए रीजन है इसका मतलब है वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ मैथ्स रखा है, सी वो रीजन है जिन्होंने सिर्फ साइंस रखा है, और बी वाले बच्चे वो हैं जिन्होंने मैथ्स और साइंस दोनों रखा है। आई होप ये क्लियर। ठीक है, सबसे पहले कहता है मेरे मैथ्स के भाई स्टूडेंट कितने हैं, भाई 85 है, यानी कि ए और बी को मिला के आपके पास 85 होना चाहिए। आई होप ये क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट साइंस वाले कितने हैं, यानी कि बी प्लस सी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी है भाई, 75% है। परसेंट आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं यहां पे, और अगर हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा कि तीनों में से भाई कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने मैथ्स और साइंस के अलावा कोई और सब्जेक्ट चुना हुआ, तो इन तीनों का सम जो होगा आप जानते हैं भाई परसेंटेज टोटल 100 होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी 100% हो जाएगा। ठीक है, आप तीनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं मैं यहाँ पे। तो देख लीजिए, अगर a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाए तो हमें यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी, तो हो जाएगा 85% प्लस c इक्वल टू 100%।
यानी कि सी इक्वल टू आ जाएगा 100% माइनस 85%, यानी कि 15% आ जाएगी सी की वैल्यू। ठीक है, आई होप ये क्लियर समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर बी प्लस सी की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी भाई 100% माइनस, ये बी प्लस सी वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास ए की वैल्यू हो जाएगी 25%। ठीक है, अगर आपको ए और सी मिल गया तो आप बी इजीली निकाल सकते हैं। तो यहां से देख सकते हैं आप बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहां पे पुट कर लीजिए, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 85 में से 25 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यानी कि 60% आपके पास वैल्यू आ जाएगी बी की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पढ़ लेता हूं पार्ट। तो पार्ट 1 में देख लीजिए आपके पास क्या कहता है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बोथ टेस्ट, जिन्होंने दोनों के लिए अपेयर किया है। दोनों वाले कौन से थे, बी थे, तो देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर बोथ, ऑप्टेड फॉर मैथ्स एंड साइंस, दोनों के लिए जिन्होंने ऑप्ट किया है वो हो जाएंगे आपके कितने, 60%। ठीक है, आई होप ये पहला वाला आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि दूसरे वाले में आपको थोड़ी सी यहां पे चेंजेस कर रखी है, ध्यान से सुनिएगा दूसरे वाले में। ठीक है, तो सेकंड वाला करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ठीक है, कि मैं फिर से फिगर ड्रॉ करूंगा यहां पे। ठीक है, मैं थोड़ा यहां साइड में कर लेता हूं, यहां पे कर लेता हूं। ठीक है, सॉल्व सेकंड वाला पार्ट। तो देख लीजिए सेकंड पार्ट में हमसे कहता है, ध्यान से सुनिए, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, इफ 10 ऑप्टेड फॉर नाइदर, यानी कि 10% बच्चे ऐसे हैं भाई, अब ध्यान से सुन लीजिए भाई, ये हमारे थे मैथ्स वाले, ये थे हमारे साइंस वाले, मैथ्स ये रहा, साइंस ये रहा, ए बी और सी। 10% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में भी नहीं आ रहे और साइंस में भी नहीं आ रहे, यानी कि 10% बच्चे भाई बाहर आएंगे, बाहर मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे, लेकिन इन दोनों के अंदर नहीं आ रहे। 10% भाई यहीं चला गया। अब 10% यहां चला गया भाई, टोटल होता है 100%, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इस बार भाई 100% नहीं हो सकता, ए प्लस बी प्लस सी इस बार आपके पास हो जाएगा कितना, 90%। बाकी सब बोला चेंज नहीं करने हैं, एज इट इज सेम रखने हैं, तो ए प्लस बी की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, ए प्लस बी की वैल्यू आपकी 85 रहेगी और बी प्लस सी की आपकी 75 रहेगी। और इस बार आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो भाई अगर ए प्लस बी यहां पुट कर देता हूं तो सी की वैल्यू भाई आपके पास आ जाती है सीधा 5%। पुट करके देख लीजिए भाई, आप ऐसे नहीं कर सकते। बी प्लस सी को यहां पुट करेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी भाई 15%। ठीक है, और वहीं अगर बी की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं भाई, सीधा आप लोग यहां पे पुट कर लीजिए। ठीक है, और यहां पे हमारे पास कितना हो जाएगा, बी प्लस सी जैसे आप पुट करेंगे यहां पे, तो आपके पास यहां पे देखने के लिए मिल सकता है, देख लीजिए आप कर सकते हैं यहां पे। ठीक है, तो बी प्लस सी यहां पे पुट कर लीजिए 75 और सॉरी बी प्लस सी नहीं, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, सॉरी। तो बी की वैल्यू जैसे आप यहां पे पुट करते हैं तो देख लीजिए आपको मिलती है, ए की वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी 70%। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर बोथ साइंस एंड मैथ्स, इस बार हो जाएंगे हमारे पास कितने, 70%। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में चेंजेस समझा देता हूं और उसके बाद फिर से एक बार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, पहले पार्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा रखा था कि हमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स और साइंस ऑप्ट नहीं किया, ये फर्स्ट पार्ट में बात नहीं की गई है। सेकेंड पार्ट में ऐसे बच्चे भी हमारे पास है जिन्होंने मैथ्स और साइंस नहीं रखा है, और वो कितने थे, 10% थे, यानी कि 10% आपका सिर्फ यूनिवर्सल सेट यहां पे बनेगा, और जो पीछे 90% है वो सारा मैथ्स और साइंस में मिला के आ जाएगा, यानी कि मैथ्स और साइंस का यूनियन, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का यूनियन आपके पास 90% देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको जैसे सॉल्व करना आप सॉल्व कर सकते हैं, एक को उठा के दूसरे में पुट कर लीजिए, यानी कि ए प्लस बी की जगह अगर 85 लिख दूं तो सी की वैल्यू आती है कितनी, 90 माइनस 85 यानी कि 5 हो जाएगी। और अगर बी प्लस सी की वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं तो ए की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 75 यानी कि 15। जैसे सी और ए मिल गया, आप इसमें चाहे इसमें जहां मर्जी पुट कर लीजिए, आपको बी की वैल्यू 75 में से 5 माइनस करके 70 मिल जाएगी। अगर सी की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो आपको मिल जाएगी। तो यानी कि इस केस में हमारे पास जो स्टूडेंट्स होंगे वो 70% होंगे। ठीक है, जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हैं। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और इसी तरह से हम इक्वेशन बना के किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसके लिए आपको फॉर्मूले से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये ए वाले वो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ मैथ्स रखा है, सी वाले वो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ साइंस रखा है, और बी वाले वो बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स और साइंस दोनों रखा है, क्योंकि ये कॉमन वाला रीजन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। यहां पे अगेन एक वेन डायग्राम वाला एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहता है हमारे पास, लेट एस बी अ सेट ऑफ 50 पीपल, यानी कि टोटल पीपल हमारे पास 50 है। भाई टोटल लोग हमारे पास 50 है, और 50 में से 35 स्पीक इंग्लिश और हिंदी, यानी कि दो सेट बन रहे हैं यहां पे, तो दो सर्कल बना दूंगा, एक इंग्लिश के लिए आएगा और एक आपका हिंदी के लिए आएगा। यह है इंग्लिश, यह है हिंदी।
दो रीजन बन चुके हैं भाई। इंग्लिश वाले कितने हैं हमारे पास, इंग्लिश वाले 35 लोग हैं, ठीक है। और हिंदी वाले हमारे पास देख सकते हैं भाई, हिंदी वाले लोग कितने हैं, हिंदी वाले लोग हमारे पास 25 लोग हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सीधा सीधा प्लस कर दूं तो देख लीजिए 60 बनता है, लोग 50 हैं, और ये इन दोनों को प्लस करके 60 बनता है, यानी कि दोनों सेट्स इंटरसेक्ट करते ही होंगे, नहीं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पे बोलने वाले जो हिंदी और इंग्लिश वाले लोग हैं वो 60 बन रहे हैं और ऐसे 50 हैं, यानी कि कुछ लोग हमारे पास जरूर ऐसे होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते होंगे, इसलिए मैंने कहा आपको इंटरसेक्शन बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले इसका मतलब निकालते हैं। इंग्लिश के 35 है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू 35 आ जाएगी, यहां से a प्लस बी इक्वल टू 35, और हिंदी के 25 है, यानी कि b प्लस सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 25। आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 भी डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं सिंपली सी बात कर लेता हूं, यहां पे क्या कहता है हमारे पास, इसके आगे कहता है इफ k इज द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली इंग्लिश, यानी कि हमारे पास जो इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि a की वैल्यू भाई k है, और यही हमें k फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमें k फाइंड आउट करना है। तो यानी कि अगर आप a निकाल देते हैं तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और आगे क्या कैसे, अज्यूमिंग दैट एवरी पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, देख लीजिए ये लाइन बता के हमारे दिमाग से एक जो है कंफ्यूजन वो दूर कर दी गई है, यानी कि क्या, हमारे पास ऐसा कोई भी लोग नहीं है जो हिंदी और इंग्लिश में से कोई तीसरी लैंग्वेज बोलता हो, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये तीनों मिला के टोटल बन जाएगा 50, तो a प्लस बी प्लस सी यहां से आ जाएगा 50, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इन तीनों को यूज करके मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं, अगर a प्लस बी की वैल्यू यहां पुट कर लूं तो यहां c की वैल्यू हो जाती है 50 में से 35 निकाल देंगे, यानी कि 15 बन जाएगा c का वैल्यू, ठीक है। और अगर b प्लस सी यहां पे 25 पुट कर दूं तो a का वैल्यू यहां पे मिल जाएगा भाई 50 माइनस 25, यानी कि a का वैल्यू हो जाएगा 25। और अगर आपको a और c पता है, आप सीधे b निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो b की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहां पुट कर देता हूं, तो देख लीजिए b की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 10, तो b की वैल्यू आ जाती है 25 माइनस c, यानी कि 25 माइनस 15, यानी कि आ जाएगी आपके पास कितनी, आपके पास आ जाएगी 10, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग ओनली इंग्लिश कितना हो जाएगा भाई, हमारे पास यह रिप्रेजेंट कर रहा है a, और इन्होंने बोला है k से रिप्रेजेंट करना है, यानी कि वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी कितनी, 25, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 25। आई होप दिस इज क्लियर। आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए पूरे क्वेश्चन को, और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी यहां पे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 9 जो कि पहला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का है, जो 3 सेट्स पे बेस्ड है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, आराम से मैं पढ़ लेता हूं यहां पे पूरा। एन ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड सर्टिफिकेट्स टू इट्स 56 स्टूडेंट्स फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द 3 एक्टिविटीज ऑफ ओरिगेमी, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। तो देख लीजिए हमारे पास 3 बन रहे हैं यहां पे, तो 3 सर्कल यहां पे बना लेता हूं मैं, देख लीजिए, एक ओरिगेमी को रिप्रेजेंट करेगा, एक हमारा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को करेगा, और एक हमारा आर्ट्स को करेगा। तो यहां पे मैं ओरिगेमी लिख देता हूं, ओरिगेमी, ठीक है। ये आपके पास आ गया इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वाला, और ये तीसरा जो है हमारे पास वो यहां पे देखने को मिल रहा है, देख लीजिए ध्यान से, ये मिल रहा है मैं फाइन आर्ट्स, तो इसको फाइन आर्ट्स दे देता हूं, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं एक एक करके सारी चीजें क्या क्या कहता है। सबसे पहली चीज देख लीजिए, यहां पे मैं इसको डिवाइड कर देता हूं पूरा, ये ए रीजन आ गया, बी रीजन आ गया, सी रीजन आ गया, ये डी रीजन आ गया, ई रीजन आ गया, एफ रीजन आ गया, और ये जी रीजन हमारे पास आ चुका है, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा आपको सारा ये पढ़ के बताता हूं रीजन, इससे आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। अब ए रीजन कौन सा है, ए रीजन वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिर्फ ओरिगेमी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ओनली ओरिगेमी को रिप्रेजेंट कर रहा है ए। बी का मतलब क्या है, ओनली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। सी का मतलब क्या है, ओनली फाइन आर्ट्स। डी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब हो गया जो ओरिगेमी और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक करते हैं। ई का मतलब क्या हो गया, जो ओरिगेमी और फाइन आर्ट्स करते हैं। एफ का मतलब क्या हो गया, जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और फाइन आर्ट्स करते हैं। और जी देख सकते हैं तीनों में कॉमन है, वो ऐसे लोग जो तीनों में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि तीनों का सर्टिफिकेट जिनको मिला है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, पहला यहां पे पढ़ लेता हूं मैं, यहां पे हमारे पास क्या कहता है, टोटल हमारे पास 56 स्टूडेंट्स है, ठीक है, एटलीस्ट वन, तो यहां पे जैसे एटलीस्ट लगा दिया है तो 56 का मतलब ये सबका सम मिलाया जाए भाई, सबका सम हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये सबका सम हमारे पास भाई कितना हो जाएगा, 56 लोग हैं हमारे पास, तो 56 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास कहता है भाई, हमारे पास कहता है इफ 17 स्टूडेंट्स रिसीव द सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिगेमी, ओरिगेमी वाले कितने हैं भाई, 17 है, कितने हैं 17, तो ओरिगेमी में कौन आ रहा है भाई, ए आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, जी आ रहा है, ये सारे मिला के 17 है। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्या कहता है,
ध्यान से देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वाले हमारे पास 28 है। तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सर्कल में कौन कौन से रीजन आ रहे हैं? बी आ रहा है, डी आ रहा है, जी आ रहा है, एफ आ रहा है, एफ आ रहा है, जी आ रहा है, ये सारे हमारे पास 28 बनेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 डाल दी। नेक्स्ट आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। तो हमारे पास कहता है नेक्स्ट भाई, हमारे पास जो फाइन आर्ट्स वाले वो 25 है, फाइन आर्ट्स वाले 25 है, तो 25 किसके बराबर हो जाएगा? हो जाएगा हमारे पास C प्लस E प्लस F प्लस G, हमारे पास 25 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कहता है ओनली 4 स्टूडेंट्स गॉट द सर्टिफिकेट फॉर ऑल 3 एक्टिविटीज, तीनों एक्टिविटीज मिलने वाली, यानी कि G की वैल्यू दे रखी है। G की वैल्यू हमारे पास कितनी है? हमारे पास है 4 स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा हमारे पास। और पूछा क्या है हमारे पास? हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव द सर्टिफिकेट्स फॉर एग्जैक्टली 2 आइटम्स, जिनको 2-2 मिला है उनकी पूछी है। अब 2-2 वाले कौन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? डी रिप्रेजेंट कर रहा है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इन तीनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमारे क्वेश्चन का मेन क्वेश्चन में जो पूछा गया वो ये है, यानी कि वो बच्चे जिनको सिर्फ 2-2 सर्टिफिकेट मिले वही वाले पूछे। एग्जैक्टली बोला, एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली मतलब डी, ई और एफ की, जी नहीं आ सकता क्योंकि जी 2 से ज्यादा है, वहां पे 3 मिल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए मैं करूंगा क्या, हमें चाहिए भाई किसकी वैल्यू? हमें चाहिए डी, ई, एफ की। तो ध्यान से देख लीजिए मैं क्या करूंगा, इन सबको जब मैं प्लस करूंगा तो देख लीजिए 2 बार डी आ रहा है, 2 बार ई आ रहा है, 2 बार जी आ रहा है, ठीक है। इन सबको मैं प्लस कर देता हूं, तो लिखता हूं एडिंग 2, 3 एंड 4 वी गेट। तो जैसे इनको ऐड करता हूं, देख लीजिए यहां पे आपके पास एक बार ए आ रहा है, एक बार बी आ रहा है, एक बार सी आ रहा है, लेकिन आपके पास डी 2 बार आ गया तो 2D बन जाएगा, ई आपके पास 2 बार आया तो 2E बन रहेगा, एफ आपके पास 2 बार आया तो 2F हो जाएगा, लेकिन जी आपके पास 3 बार आया तो 3G हो जाएगा यहाँ पे, और इक्वल्स टू हो जाएगा। इन सबको प्लस कर लीजिए, 17 प्लस 28 प्लस 25, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास कितना? प्लस कर लीजिए भाई, ये 17 हो गया, 8 हमारे पास हो जाएगा कितना? 25, 35, 45 और 50, 60, 70 हो जाएगा, ठीक है। आप करके देख सकते हैं भाई, इसको 70 हो जाएगा आपके पास, ये सारा का सारा, ठीक है। नेक्स्ट आप जानते हैं भाई जी की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो 4 पुट कर लीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी 2D प्लस 2E प्लस 2F, तो 3 4 12, 12 वहां जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा कितना? 58 देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बन चुका है, A प्लस सी प्लस 2D प्लस 2E प्लस 2F इक्वल्स टू 58, यानी कि बन जाएगा इक्वेशन नंबर 5 तक डाल चुका हूं 6, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिएगा, मुझे चाहिए डी, ई और एफ की वैल्यू, तो देख लीजिए यहां से ए बी सी, अगर मैं यहां से सीधा सीधा ये माइनस कर दूंगा तो ए बी सी सारा कट जाएगा और डी ई एफ एक एक कट जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करूंगा? सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखूंगा? सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 6, तो 1 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट क्या मिलेगा हमें? सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2D प्लस 2E प्लस 2F, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा आपका माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ माइनस जी इक्वल्स टू, और यहां से हो जाएगा 70 माइनस 56, सॉरी 58 माइनस 56 हो जाएगा, यानी कि 2 यहां देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए, ए में से ए कट गया, बी में से बी कट गया, सी में से सी कट गया, 2D में से डी गया तो डी मिल गया, 2E में से ई कट गया तो ई मिल गया, 2F में से एफ कटा तो एफ मिल गया, और जी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं -4, ठीक है। -4 को वहां भेजेंगे तो भाई बन जाएगा 2 + 4 यानी कि 6 आ जाएगा हमारे पास आंसर, और ये आएगी आपकी फाइनल वैल्यू। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको 2 अवार्ड्स मिल रहे हैं, सॉरी 2 सर्टिफिकेट्स यहां पे मिल रहे हैं? कितने हमारे पास? 6 लोग हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट ही लिखा है यहां पे क्वेश्चन में, देख लेते एक बार स्टूडेंट में क्वेश्चन लिखा है कि क्या लिखा है। हाँ जी बिल्कुल स्टूडेंट्स लिखा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड एग्जैक्टली 2 सर्टिफिकेट्स, वो कितने हो जाएंगे हमारे पास? इक्वल टू 6 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। फिर से बता रहा हूं क्योंकि हमें एग्जैक्टली 2 चाहिए, तो देख लीजिए जो सिर्फ 2 ही सर्कल के बीच में आ रहे हैं वो हमारे पास डी है, लेटर ई है और एफ है, तभी हमने डी ई एफ तीनों आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तीनों का सम आ जाएगा। ये इंफॉर्मेशन आपको आई होप क्लियर होगी। ये वाले वो वाले बच्चे हैं जो सारे मिला के हैं, और यहां पे यूनिवर्सल सेट क्यों नहीं बना? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि हर एक स्टूडेंट ने एटलीस्ट किसी ना किसी में सर्टिफिकेट लिया है, इसलिए यूनियन जो है सबका मिला के 56 है, यानी कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी हमारा 56 आ जाएगा। फिर ऑरिगेमी वाले ये थे, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वाले हैं, ये हमारे पास फाइन आर्ट्स वाले हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने तीनों में सर्टिफिकेट चाहिए लिया है, तो वो जी आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया भाई, तीनों को प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू पुट की, यहाँ पे जी की वैल्यू पता थी, जी की वैल्यू पुट की, तो यहां से ये इक्वेशन बन जाएगी 58।
मेरे को चाहिए भाई ABC की, मेरे को वैल्यू नहीं पता, ये चाहिए भी नहीं मुझे, मुझे DEF चाहिए, तो मैंने सीधा सीधा इसको उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जैसे ही माइनस किया आपके सामने भाई G की वैल्यू 4 थी तो 4 था, ठीक है, और यहां से 2 बच गया, तो माइनस का 4 वहां जाके प्लस 4 बन गया, 2 + 4 6 हो गया, ठीक है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बढ़ता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए क्या कहता है। अ सर्वे ऑफ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन एन इंटरनेशनल स्कूल रिवील्ड दैट 60 स्टूडेंट कुड स्पीक इंग्लिश, 50 जर्मन एंड 35 स्पेनिश। तो 3 सेट बन रहे हैं, तो पहले 3 सेट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया आपका सेट ए, सेट बी और ये सेट सी। मैं ABC की जगह भाई लैंग्वेज का नाम डालता हूं। पहली लैंग्वेज भाई हमारे पास इंग्लिश है, दूसरी है जर्मन और तीसरी है हमारे पास स्पेनिश। तो E फॉर इंग्लिश, G फॉर जर्मन, S फॉर स्पेनिश, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वैसे ही बना देते जैसे हमने पहले बनाया था, ABC, ये आ गया D, ये आ गया E, ये आ गया F और ये आ गया G, ठीक है। पहले में कहता भाई इंग्लिश बोलने वाले यानी कि जो इंग्लिश में आ रहे हैं वो हमारे पास कितने हैं भाई, वो हमारे पास 60 हैं। तो इंग्लिश वाले यानी कि A + D + E + G = आपके 60 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए। नेक्स्ट इंग्लिश के बाद भाई हमारे पास जर्मन वाले भी 50 हैं। जर्मन वाले 50 का मतलब यानी कि B + D + F + G = आपके पास बन जाएगा 50। इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई कितने, स्पेनिश वाले 35 हैं, यानी कि स्पेनिश के 35 हैं, यानी कि C + E + F + G = 35 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 डाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास कहता है भाई 40 स्पीक इंग्लिश एंड जर्मन। जो इंग्लिश और जर्मन दोनों बोलते हैं भाई, इंग्लिश और जर्मन दोनों बोलते हैं, यानी कि आपको ऐसे लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, इंग्लिश एंड जर्मन के लिए कितने हमारे पास, इंग्लिश एंड जर्मन जो है हमारे पास वो है 40। तो यानी कि इंग्लिश और जर्मन में कॉमन देख लीजिए, D + G की वैल्यू 40 है, ठीक है। और इसी तरह से मैं बाकी बना देता हूं। तो देख लीजिए हमारे पास जर्मन और स्पेनिश, जर्मन और स्पेनिश यानी कि G + F आपके पास देखने को मिल रहा है। G और F आपके पास कितना है, 30 है। और इंग्लिश और स्पेनिश जो हमारे पास है वो 25 है, ठीक है। इंग्लिश और स्पेनिश देख लीजिए, E + G की वैल्यू 25 है। और इसी के साथ लास्ट बोलता है भाई जो तीनों बोलते हैं वो हमारे 25 लोग ऐसे हैं जो तीनों बोलते हैं, यानी कि भाई G की वैल्यू आपके पास 25 है। अब इनको सारों को सॉल्व करोगे तो भाई अगर G की वैल्यू यहां पुट कर दूं, तो E की वैल्यू 0 मिल जाती है आपको, सबसे पहली बात, ठीक है। अगर G की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो F की वैल्यू आपके पास आ जाती है 5 भाई, देख लीजिए, ठीक है। यहां से देख लीजिए 25 पुट कर दूंगा तो F आ जाएगा भाई 30 - 25 यानी कि ये जाएगा। और यहां पुट कर लेता हूं तो D की वैल्यू भाई आपके पास आ जाती है 15 आ जाती है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ रहा होगा, ठीक है। और अगर आपको D, F, E, G की वैल्यू पता है तो आप यहां पुट कर लेते हो तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। तो A की वैल्यू भाई हमारे पास हो जाएगी 60 - D - E - G, यानी कि 60 में से D, भाई D आपका 15 है, E आपका 0 है और G आपका 25 है। तो 15 और 20 भाई 40 हो गया, 40 माइनस करेंगे तो यानी कि A की वैल्यू 20 होगी। आई होप ये क्लियर, A की वैल्यू किस तरह से 20 आई। नेक्स्ट भाई B की वैल्यू निकालने के लिए, भाई B की वैल्यू निकालने के लिए 50 में से आपको D माइनस करना पड़ेगा, F माइनस करना पड़ेगा, G माइनस करना पड़ेगा। 50 - D की वैल्यू 15 है, F की वैल्यू 5 है और G की वैल्यू 25 है, ठीक है। ये 20 45 माइनस हो गया, यानी कि 5 मिल जाएगा B आपको, सिर्फ और सिर्फ 5, ठीक है। और अगर C की वैल्यू निकालना चाहते हो तो C की वैल्यू निकालने के लिए भाई आपको 35 में से E माइनस करना पड़ेगा, F माइनस करना पड़ेगा, G माइनस करना पड़ेगा। तो देख लीजिए भाई E हमारे पास कितना है 0, F आपके पास 5 है और G आपके पास 25 है, यानी कि 30 माइनस कर देंगे, यानी कि C भी हमारे पास कितना आएगा 5 आएगा। एक बार देख लीजिए सारी की सारी चीजें, आई होप ये क्लियर होगी आपको, ठीक है। ये A आ गया 20, B 5, C 5 और D 15, F 5 आया, E 0 आया और आपके पास G पहले से रखा है 25। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ये जरूर से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देख लीजिए भाई सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, फर्स्ट कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स कुड स्पीक एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पीक एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस, सबसे पहले एटलीस्ट का मतलब ध्यान रखिए भाई, एटलीस्ट का मतलब होता क्या है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 या 2 से ज्यादा बोलने वाले। तो 2 या 2 से ज्यादा बोलने वाले भाई कौन कौन से लेटर, आपके पास D है, आपके पास E है, आपके पास F है, आपके पास G है, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए एंड दैट विल बी आंसर। तो 15 + 0 + 5 + 25, तो ये जगह भाई 30 और 45, तो 45 स्टूडेंट्स हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है।
तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कुड स्पीक एट मोस्ट वन लैंग्वेज? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पीक एट मोस्ट वन लैंग्वेज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो एक लैंग्वेज बोलते हैं, जो कितने लैंग्वेज बोलते हैं? एक लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे करोगे आप? एक लैंग्वेज बोलने वाला या एक भी नहीं बोलने वाले। ठीक है, तो इसके लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भाई टोटल स्टूडेंट में से वो वाले माइनस करने पड़ेंगे जो आपके दो लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो भाई टोटल कितने आपके पास? टोटल भाई स्टूडेंट आपके 100 है। तो 100 में से आपको क्या करना है? 100 में से आपको ये डी, जी, ई और एफ माइनस करना पड़ेगा। फिर से बता रहा हूं, एटमोस्ट का मतलब होता है भाई जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसमें से 100 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? आपको माइनस करेगा डी माइनस ई माइनस एफ माइनस जी। ठीक है, ये सारा मैंने निकाल दिया, तो 100 माइनस 45 करोगे, आपको मिल जाएगा 55। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। 55 किस तरह से आया, फिर से बता रहा हूं कैसे किया भाई, ध्यान से सुनिए। एटमोस्ट का मतलब होता है जो एक या एक से कम लैंग्वेज बोलते हैं, एक से ज्यादा लैंग्वेज नहीं बोलने चाहिए। तो एक से ज्यादा लैंग्वेज बोलने वाले मैंने भाई अभी निकाले, डी थे, ई थे, एफ थे और जी थे। ये टोटल में से निकाल दो भाई। टोटल बच्चे आपको बता रखे हैं कितने हमारे पास? टोटल बच्चे हमारे पास कितने थे? टोटल बच्चे 100 है, क्वेश्चन में बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आता है हमारे पास, क्या कहता है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स कुड नॉट स्पीक एनी ऑफ द 3 लैंग्वेजेस? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who could not speak these languages। भाई अब वो बच्चे बताने जो ये लैंग्वेजेस नहीं बोलते हैं। तो 100 में से आपको क्या करना है? 100 में से भाई ये आपको सारे निकाल देने पड़ेंगे। आपको ए बी सी डी ई सबकी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। तो 100 में से आप ये सारा माइनस कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये सारा आपको माइनस करना पड़ेगा। यानी कि 100 में से आपको उन सबको प्लस कर लीजिए, शॉर्ट में साइड में भाई कहीं पे, तो साइड में भाई प्लस कर लेंगे तो क्या बनेगा भाई, देख लेते हैं हम लोग ध्यान से। सबकी वैल्यूज मैंने निकाल चुकी है, तो देख लीजिए। हमने करना पड़ेगा भाई, यहां कर देता हूं 20 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 25, यानी कि 20 5 25 30 और 20 50 हो जाएंगे, और 50 और 25 75 हो जाएंगे। यानी 100 में से 75 माइनस करेंगे, यानी कि 25 स्टूडेंट्स हमारे आंसर देखने को मिल जाएगा। फिर से बता रहा हूं कैसे किया है भाई। ये 25 कैसे है? ये वो बच्चे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, इंग्लिश, जर्मन और स्पेनिश में से। कैसे पता कि ये भाई टोटल 100 बच्चे थे, 100 में से आपको ये सारे माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश, जर्मन और स्पेनिश में से कुछ ना कुछ तो बोलते ही है ना। हमें वो चाहिए जो कुछ नहीं बोलते हैं इनमें से। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी ये सारे प्लस करके 75 स्टूडेंट्स है। टोटल 100 थे, 100 में से 75 माइनस कर दीजिए, आपको आंसर 25 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी एंड अप होता है। आई होप ये इक्वेशन वाला मेथड आपको क्लियर हो चुका होगा। यही मेथड हम ज्यादातर अप्लाई करते हैं अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस के लिए भी, क्योंकि आपको फॉर्मूला हर बार शायद हो सकता है आप गलत अप्लाई कर दीजिए, आपको याद ना आ रहा हो, तो इससे हमारा काफी इजी रह जाता है। इसको हम लोग इक्वेशन मेथड कहते हैं, और इसमें हम पार्टीशन कर देते हैं सेट्स को एक पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ। ठीक है, या पर्टिकुलर कांस्टेंट के साथ आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसकी हेल्प मिले। और चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपके पास यूं ही और वीडियोस भी आती रहेगी। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बता सकते हैं, अपना एक फीडबैक और रिमार्क दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट, मुझे आप बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। ठीक है, और इससे पहले के वीडियो को अगर आपने मिस किया हुआ है तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को बैंड अप करता हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।